इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर भारत में पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी कि बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उनको बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। जानता हूं इस पश्चिम बंगाल की धरती के बारे में, यहां यह चैतन्य महाप्रभु की धरती है, जिन्होंने कि यहां पर भक्ति की गंगा को बहाया था और यहीं से सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी प्रारंभ हुआ था। यही वह भूमि है मेरे बहनों भाइयों, जिसने देश को राष्ट्रगान दिया है और राष्ट्रगीत दिया है, वंदे मातरम का मंत्र दिया है, जिसे आज सुनकर हर भारतवासी, चाहे वह भारतवर्ष के अंदर रहता हो अथवा दुनिया के किसी भी देश में रहता हो, इस वंदे मातरम गीत को सुनकर उसका सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है। वह भी देने वाले इसी धरती के सपूत थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करिश्मा किया है। बहनों भाइयों, आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जो दोनों ही पश्चिम बंगाल की धरती के महापुरुषों ने दिया है, एक साथ गाने का सिलसिला यदि प्रारंभ हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए यह प्रारंभ हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। बहनों भाइयों, यह बहादुरों की धरती है, मैं जानता हूं। यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। यह बंगाल की धरती कोई ऐसी वैसी धरती नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए थे, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था इस देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। बहनों भाइयों, और उन्होंने जो उस समय नारा दिया था, वह नारा ही नहीं था, वह एक संकल्प था, जिसको पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी दिल्ली सरकार ने किया है। बहनों भाइयों, अब इस देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, बल्कि एक प्रधान होगा, एक निशान होगा और एक विधान होगा। मेरे बंगाल के बहनों भाइयों, मैं जानता हूं बंगाल की धरती, बंगाल की मिट्टी, यहां की मिट्टी में बलिदान है, यहां की मिट्टी में स्वाभिमान है। और हालात आज ऐसे हैं, अब यहां मैं देख रहा हूं आप लोगों का उत्साह कि मैं कह सकता हूं कि बंगाल की धरती से ही अब परिवर्तन का ऐलान है। मेरे बहनों भाइयों, और मैं कहना चाहता हूं अब परिवर्तन का समय आ गया है। बंगाल के मेरे बहनों भाइयों, अब चूकना मत। और आज की यह जो रैली है, मैं इसे केवल एक चुनाव की रैली के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं कि बंगाल में परिवर्तन की यह रणभेरी है। आज की यह रैली, यह सिर्फ सभा नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का एक संकल्प है। इस परिवर्तन का यह संदेश है। साथियों, आज बंगाल की धरती पुकार रही है, अब टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और टीएमसी पश्चिमी बंगाल से जानी चाहिए। यह पश्चिमी बंगाल पुकार रहा है। अब टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पश्चिमी बंगाल की जनता को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मैं देखूंगा, हमारी सरकार देखेगी पश्चिमी बंगाल की कौन मां का लाल है,
जो किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार ढाएगा? कौन किसी मां बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत करेगा? यदि किसी ने यह जरूरत की बहनों भाइयों, तो उसकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। ऐसी सरकार होगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जहां जाइए वहां भ्रष्टाचार की लोग शिकायत करते हैं। जहां जाइए लोग भय और हिंसा के मारे सहमे हुए हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं उनके अंदर ऐसा उत्साह है कि अब लोगों के अंदर विश्वास यह पैदा हो गया है कि अब तो ममता जी जाने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। यह पक्का भरोसा और विश्वास मैंने देखा है और मैं आज कहकर जा रहा हूं, मेरे बहनों भाइयों, परिवर्तन होकर रहेगा। और यदि परिवर्तन बंगाल में होगा, आप भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों की सरकारों को जाकर देख लीजिए। जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेजी से वहां पर विकास हुआ है। जिस दिन पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, यहां विकास भी होगा और बंगाल की प्रगति भी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाकर बतलाइए। यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? टीएमसी के भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कटमनी और सिंडिकेट राज समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बंगाल में शांति, सुरक्षा और सुशासन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यह सब चाहिए तो मेरे बहनों भाइयों, अब इस बंगाल की धरती से टीएमसी की सरकार जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हमारा जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, जनता की नब्ज को भी मैं पहचानता हूं। बहनों भाइयों, मैं आज कहकर जा रहा हूं, अब दुनिया की कोई ताकत पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को जाने से रोक नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी को आने से भी यहां रोक नहीं सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आज पूरा बंगाल चाहता है, आमरा पूरा बंगाल चाहता है, आमरा परिवर्तन चाहिए, आमरा परिवर्तन चाहिए। कैसा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसमें राज्य में सुशासन हो, ऐसा परिवर्तन ताकि राज्य का विकास हो, ऐसा परिवर्तन कि जनता के अंदर एक सुरक्षा का विश्वास भी हो, ऐसा परिवर्तन चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां पर इंसान डर से न जिए, जहां इंसान भय के साथ न जिए, बल्कि सम्मान के साथ इंसान सिर उठाकर जिए। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब पश्चिम बंगाल के लोग किसी के डर के कारण सिर झुकाकर नहीं चलेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपना सिर उठाकर चलेंगे, सीना चौड़ा करके चलेंगे। मेरे बहनों भाइयों, हालात यहां के इतने बदतर हो गए हैं, इतने बदतर हो गए हैं, यहां सभी के मन में डर बैठा हुआ है। कहीं आकर टीएमसी के कुछ लोग हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें। हमारी माताओं और बहनें घर से बाहर में निकलने में भी 4 बार सोचते हैं। क्या बहनों भाइयों, पश्चिम बंगाल को ऐसा ही शासन चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल को ऐसी ही सरकार चाहिए ताकि लोगों के मन में डर हो, दहशत हो? मैं चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पश्चिम बंगाल के अंदर मेरे बहनों भाइयों ऐसा शासन चाहिए जो हर इंसान सिर उठाकर स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। हम ऐसा पश्चिम बंगाल में सरकार चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मुझे बहुत दुख होता है यह कहते हुए कि वह बंगाल नहीं है जिसका सपना गुरुदेव ने देखा था।
और इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह वह बंगाल नहीं रह गया है जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया था, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। साथियों, अब वह समय आ गया है फिर से ऐसा बंगाल बनाने का जहां सभी बिना किसी भय के, बिना किसी डर के खुलकर श्वास ले सकेंगे। युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और महिलाओं को सुरक्षा होगी, यह गारंटी देकर मैं यहां से जाना चाहता हूं। ऐसा पश्चिमी बंगाल होगा, हम यहां से बेरोजगारी को भी समाप्त करेंगे। मैं झूठा नहीं बोलूंगा, झूठ बोलकर, असत्य बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। बहनों भाइयों, हम लोगों को 5 से लेकर 10 वर्ष तक का समय चाहिए पश्चिम बंगाल में। हम यहां की बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे, यह मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। हम टीएमसी की तरह समाज को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सरकार केवल बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। मेरे बहनों भाइयों, हम तो ऐसा पश्चिमी बंगाल चाहते हैं जहां आर्थिक विकास भी हो, महिलाओं को सुरक्षा भी हो, सामाजिक सद्भाव हो, यानी भाईचारे का नाता हो। लेकिन दुर्भाग्य है, इस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ममता जी है। ममता जी, नाम में ममता है। ममता दी बड़े प्यार से कहकर लोग पुकारते रहते थे। लेकिन सवाल है, मैं ममता दी से पूछना चाहता हूं, ममता दी, आपकी ममता किसके लिए है? आपकी ममता किसके लिए है? क्यों नहीं जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वालों को आप दंडित करती हैं? क्या कारण है? इस सवाल का जवाब यह पश्चिमी बंगाल की जनता है, चाहती है। क्या यह ममता आपकी गरीबों के लिए क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, 15 वर्षों तक आपने हुकूमत चलाई है, क्यों नहीं पश्चिम बंगाल की गरीबी दूर हुई है? क्यों नहीं यहां की बहु बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या कारण है? इसका जवाब भी पश्चिम बंगाल की जनता आपसे चाहती है। ममता दीदी, आपकी ममता केवल गलत काम करने वालों के प्रति है क्या? केवल जो दहशत फैलाने वाले हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उन्हीं के प्रति आपकी ममता है? बंगाल के बहनों भाइयों के प्रति हमारी ममता नहीं है, जो अपने जिस्म का पसीना बहाकर बंगाल को एक धनवान राज्य बनाना चाहते हैं, ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर खड़ा हो जाए। लेकिन बहनों भाइयों, सच्चाई यह है कि ममता जी केवल कि ममता मैं देखता हूं पश्चिम बंगाल में, यह केवल अपराधियों के लिए है। अवैध घुसपैठियों के प्रति उनकी ममता है, धर्म विशेष के लोगों के प्रति इनकी ममता है, महिलाओं के जो गुनहगार हैं उनके प्रति इनकी ममता है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी ममता आपको चाहिए? ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में अपराधियों को अब यह विश्वास हो गया है कि हम चाहे जो करें, ममता दीदी की ममता अब हमारे साथ रहेगी, यह अपराधियों को अब विश्वास हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह बतलाते हैं, महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध, सर्वाधिक जुल्म यदि हिंदुस्तान के किसी राज्य में होते हैं तो पश्चिम बंगाल में। यह विद्वानों की धरती है, जिन लोगों ने अपना खून बहाया है भारत को आजादी दिलाने में, भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को काटने में। यह ऐसे लोगों की धरती है और वहां पर ऐसे हालात पैदा हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बंगाल में कानून का राज नहीं है, बल्कि बंगाल में मेरे बहनों भाइयों कानून तोड़ने वालों का राज है, हो गया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी, 1 महीने के अंदर कानून तोड़ने वाले या तो जेल में होंगे या भगवान जाने कहां होंगे। मेरे बहनों भाइयों, एसिड अटैक के मामले होते हैं, अपहरण के मामले, तस्करी के मामले में
कानून व्यवस्था के मामले में पश्चिम बंगाल की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है, बहुत ही खराब है। आज मैं यहां पर संदेश खाली की घटना की भी चर्चा करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय जब संदेश खाली की घटना हुई थी, उस समय मैं आया था। कितनी शर्मनाक घटना हुई थी। संदेश खाली की घटना के कारण पूरे देशवासियों का मस्तक सर्व से झुक गया था। महीनों तक आदिवासी बहनों का शोषण होता रहा, लेकिन उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। सत्ताधारी टीएमसी से जुड़े लोगों ने जमीन उनकी अवैध रूप से कब्जा कर ली। महिलाओं की अस्मिता को कुचलने का मामला था। गरीबों का हक छीनने का मामला था। जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही इस तरीके से शोषण करें, आरोपी बन जाएं, तो पीड़ितों का उद्धार कैसे होगा? पीड़ितों को बचाने का काम मेरे बहनों भाइयों कैसे होगा? पीड़ितों की आवाज कौन सुनेगा? मां दुर्गा की उपासना करने वाली यह धरती पर यह अपराध हुआ है। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस प्रकार के अपराध हमारी माताओं बहनों के साथ होते हैं। कैसे पश्चिम बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त करेगी? बताया गया है कि अपराधियों को बराबर संरक्षण दिया जाता रहा है। ममता जी की हुकूमत में अदालत को भी कहना पड़ा कि सरकार व्यक्ति विशेष को बचाने में इतनी रुचि क्यों ले रही है। यह सरकार किसी व्यक्ति विशेष यानी अपराधी विशेष को बचाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। और जब बहनों भाइयों हमारे मीडिया के मित्रों ने उस घटना को समाचार पत्रों में हाईलाइट किया, तब जाकर आरोपी को पकड़ा गया था। इसके लिए मैं अपने मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हमेशा मीडिया और कोर्ट को दखल देनी पड़ेगी? हमेशा ऐसे ही हालात रहेंगे? पार्क स्ट्रीट की घटना हो या आनंदपुर की घटना हो, मेरे बहनों भाइयों, जब पीड़ित लोगों ने आवाज उठाई, तब जाकर यहां की मुख्यमंत्री ममता दी ने पीड़ितों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। इस सच्चाई को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। ममता दी पार्क स्ट्रीट की घटना को उन्होंने कह दिया यह साजानो घटना है। साजानो घटना, पार्क स्ट्रीट की जो घटना हुई थी यानी फैब्रिकेटेड इंसिडेंट है। अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, पीड़िता पर ही उंगली उठाई गई। अरे कैसी हुकूमत है? क्या ऐसी हुकूमत होनी चाहिए? अपराध पर पर्दा डाला गया, पीड़िता पर ही उंगली उठाई गई। इतना ही नहीं, जबकि पहले घटना से इनकार करने वालों पर पीड़िता को बदनाम करना और फिर पूरी घटना पर लीपापोती करना, यही सरकार का काम रह गया था। आपको कामदुनी की घटना भी यहां याद दिलाना चाहता हूं, जिसने इंसानियत को झकझोर दिया, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है। एक होनहार बेटी की अस्मिता को रौंदा गया और निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। ममता दी इन सब सारे सवालों का जवाब इस पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है और इस बार उसकी सजा लोकतांत्रिक तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ममता दी आपको देगी। सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बनेगी। जब उस महिला की सहेली ने आवाज उठाई तो उसके घर पर बम फेंका गया। उसके बाद भी यहां की सरकार शांत बनी रही, चुप्पी साधे रही, ताकि सच की आवाज को दबाया जा सके। साथियों, बंगाल की महिलाएं बहनें अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। सुरक्षा के नाम पर देखा जाए तो सब जीरो है। लगता है गुरुदेव के सपनों का वह बंगाल नहीं रह गया। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल के लोगों को, बहनों भाइयों, गुरुदेव का सपना जैसा बंगाल का था, वह गुरुदेव का सपना यदि कोई पार्टी पूरा करेगी तो वह भारतीय जनता पार्टी ही पूरा करेगी। नेताजी का सपना, बंकिम बाबू का सपना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का सपना यदि कोई पूरा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। मेरे बहनों भाइयों, हमारी लड़ाई
किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। व्यक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई है अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवर्तन चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, परिवर्तन चाहिए मेरे बहनों भाइयों, तो भाजपा को लाइए और कमल का फूल खिलाइए। यही मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। याद कीजिए तृणमूल कांग्रेस की ममता दी ने डबल डबल चाकरी का वादा किया था। डबल डबल चाकरी आप लोगों को मिल गई कि नहीं मिली? डबल डबल चाकरी मिल गई कि नहीं? सिंगल एक चाकरी मिली कि नहीं? डबल की बात तो छोड़िए, एक भी चाकरी नहीं मिली। भर्ती घोटालों में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वालों में मजबूर हमारे नौजवान हैं, और जो बराबर नौकरी की निवेशक और नौजवान तेजी के साथ पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार घुसपैठियों को खुला आमंत्रण दे रही है। बाहर से घुसपैठिए यहां आ रहे हैं, आपके हक पर, आपके अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो बहनों भाइयों। हम देखेंगे कौन मां का दूध पिया है जो कि आकर यहां पर घुसपैठ करने की जरूरत कर सके। एक एक घुसपैठिए तो हम लोग बाहर निकालेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है, यहां की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर घुसपैठियों की पैरवी कर रही हैं। क्या हो गया है ममता दी को? बहनों भाइयों, जिन नौजवानों के हाथों में नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए था, आज उन नौजवानों के हाथों में बैनर और पोस्टर है। अपने हाथों के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं, और यहां रोजगार नहीं मिल रहा है, यहां नौकरी नहीं मिल रही है, तो दूसरे राज्यों को उनको पलायन करना पड़ रहा है। कहां गया ममता दी? आपका डबल डबल चाकरी का नारा आपने पश्चिमी बंगाल की जनता को दिया था, डबल डबल चाकरी मिलेगी, कहां चला गया? इसलिए मैं अपील करने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, अब पश्चिमी बंगाल को सिंगल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, बल्कि पश्चिमी बंगाल को डबल इंजन की सरकार चाहिए मेरे बहनों भाइयों। यानी इस राज्य में भी सरकार हो और जिसकी केंद्र में भी सरकार हो, जो विकास भी दे सके, जो विश्वास भी दे सके, जो अपराधियों को जेल भी दे सके और आपको रोजगार भी दे सके, जो माताओं और बहनों को सुरक्षा भी दे सके। ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए मकान बनवाए, जो आपके लिए अन्य आवश्यकताएं आपकी पूरी कर सके। ऐसी सरकार यहां पर चाहिए, और ऐसी सरकार चाहिए जो यहां के नौजवानों को पलायन करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी की तलाश करने के लिए मजबूर न करे। ऐसी सरकार की यहां पर जरूरत है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है मेरे बहनाइयों, राज्य और केंद्र की ताकत मिलकर बंगाल को अवसरों की धरती बना दे। यहां सब कुछ मिलेगा। ऐसा माहौल पूरे पश्चिमी बंगाल में बनना चाहिए। आप देखते होंगे हमारे जहां भाजपा की सरकारें हैं, जाकर देख लीजिए, सड़कें तेजी से बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी के साथ हो रहा है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है। बाहर से कंपनियां आकर, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी जापान, दूसरे देशों में गए थे और वहां से बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाकर उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करा रहे हैं। क्या ममता जी आप यह नहीं कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती हैं? अब समय आ गया है कि बंगाल अब डर से नहीं, विश्वास से चलेगा मेरे बहनों भाइयों। अराजकता नहीं, व्यवस्था से चलेगा पश्चिमी बंगाल, रुकावट से नहीं, बल्कि हमारा पश्चिमी बंगाल अब तेज गति से चलेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, आज बंगाल में बताते हैं कि पुलिस हिरासत में मरने वालों की संख्या
पुलिस हिरासत में जो जाते हैं, मरने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। यह बदला लेने का माध्यम बन गया, ऐसी स्थिति बन गई है। मुझे लगता है कि बंगाल में जनतंत्र नहीं है, बल्कि बंगाल में अब दरतंत्र का शासन हो गया है, ऐसी स्थिति है। छात्र नेता अनीस खान की रहस्यमय मौत आज भी लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़ा करती है। क्या सबके लिए कानून समान नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, और ममता जी को भी संदेश देना चाहता हूं, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लोकतंत्र में बहस हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन यह कल्पना नहीं की जा सकती कि कानून लागू करने वालों पर यहां हमले होते हैं। कानून लागू करने वालों पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने और किसी राज्य में देखा है केंद्रीय एजेंसियों पर सीधे वहां के लोग हमला कर दें और स्वयं मुख्यमंत्री वहां मौजूद हों? बहनों भाइयों, ईडी और सीबीआई को किसी अपराध की जानकारी मिलती है, जांच करने के लिए वह जाती है, वह अपना काम करते हैं। आप ईमानदार हो, सचमुच आप ईमानदार हो, तो आप ईडी सीबीआई से डरते क्यों हो? आप जांच में ईडी सीबीआई की मदद क्यों नहीं करते? यदि आप ईमानदार हैं तो क्या उनके ऊपर आक्रमण होते हैं? क्या उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं? क्या उनकी गाड़ियों पर हमले होते हैं? क्या इसको रोकना इस राज्य की मुख्यमंत्री का काम नहीं है? इस प्रकार की हमले एजेंसियों पर, बहनों भाइयों, अजीबोगरीब है। हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और मैं मानता हूं, जांच करने वालों पर जो हमले हैं, यह भारत के कानून पर हमला है, यह भारत के संविधान पर हमला है, बहनों भाइयों। और मैं जानता हूं इसका बदला यदि कोई ले सकता है तो पश्चिमी बंगाल की जनता ही ले सकती है। और मैं यह भी मानता हूं, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर यह हमला है, भारत के संघीय ढांचे पर यह हमला है। सच्चाई को दबाने के लिए बराबर इनकी तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। दुनिया की कोई ताकत उस सच्चाई को दबा नहीं सकती, बहनों भाइयों। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, अब बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए। बंगाल की अर्थव्यवस्था, माली हालत जर्जर हो चुकी है। जब खजाना खाली हो जाता है तो बहनों भाइयों, आप जानते हैं, विकास अपने आप रुक जाता है। खजाना में पैसा नहीं है तो राज्य का विकास कैसे होगा? राज्य की गरीबी कैसे दूर होगी? राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? आज बंगाल की सरकार भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है, और आर्थिक संकट पश्चिमी बंगाल में पैदा हुआ है तो यहां की सरकार के कारण पैदा हुआ है और कोई दूसरा कारण नहीं है। जो गलत सलत काम करने की आदत पड़ी हुई है, फिजूल खर्ची करने की आदत पड़ी है। राज्य पर आपको जानकर मैं आंकड़ा दे रहा हूं, राज्य पर पहले से ही 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। आप कल्पना करिए, इस राज्य के ऊपर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और लेने की तैयारी ममता जी कर रही है। 8 लाख करोड़ तो कर्जा है ही, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और लेने की तैयारी हो रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ममता जी की सरकार 2011 में बनी थी, उस समय कर्ज लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए था, और आज मैंने 2 लाख करोड़ से कम का कर्ज था। आज वह बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया। बंगाल में जन्म लेने वाले हर बच्चे के ऊपर आप जानते हैं कितना कर्ज है। छोटा बच्चा भी मां की कोख के गर्भ से पैदा होता है तो 81,000 रुपए का कर्ज अपने ऊपर लेकर पैदा होता है। बहनों भाइयों, यह है हमारे पश्चिमी बंगाल की हालत। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इतना कर्ज होने के बावजूद क्यों नहीं आपने यहां पर नए उद्योग लगाए? क्यों नहीं आपने यहां पर रोजगार बढ़ाए? क्यों नहीं यहां से जो नौजवानों का पलायन हो रहा है, नौजवान दूसरे राज्यों में जा रहे हैं,
उसको आपने क्यों नहीं रोका? ममता दी, पश्चिम बंगाल की जनता आपसे जानना चाहती है कि अब पैसा कहां गया, किसकी जेब में गया। आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सब पता चल जाएगा बहनों भाइयों, जवाब तो देना ही पड़ेगा। बंगाल के बजट में मैं जानकारी देना चाहता हूं, बंगाल के बजट में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल ब्याज सूद के रूप में दी जाती है। 48,000 करोड़ रुपया राज्य की कमाई वह कर्ज चुकाने में जा रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। 10-15 वर्षों में इस कर्ज के संकट से 10 वर्ष लगेगा बहनों भाइयों, 10 से लेकर 15 वर्ष। मैं 5 वर्ष का वादा नहीं करता, 10 से 15 वर्षों के अंदर हम पश्चिम बंगाल को कर्ज के संकट से हमारी पार्टी उबारेगी। आपको मैं यह विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, आपको मैं भरोसा देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल यह कर्जदार राज्य नहीं रह जाएगा, लेकिन हम लोगों को 10 से लेकर 15 वर्ष तक का समय चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण, माइनॉरिटीज की चिंता की जानी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन अन्य लोगों की भी चिंता की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 5,500 करोड़ रुपए है, लेकिन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का बजट केवल 6,400 करोड़ रुपए। कल्पना कीजिए कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्निकल एजुकेशन पर केवल 1,370 करोड़, 1,370 करोड़ रुपया एलोकेट किए गए हैं। कैसे नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा, कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, कैसे यहां पर स्टार्टअप खड़े होंगे। बंगाल की सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। बंगाल की सरकार का तो एक ही एजेंडा है, वोट बैंक तैयार करना, चाहे जैसे भी हो, हमको वोट मिलना चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए। बहनों भाइयों, सरकार का काम है सबका साथ, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सभी का विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। ममता दी ने तुष्टीकरण की राजनीति की हदें पार कर दी है। अब आप सोचिए किस हद तक का तुष्टीकरण यहां पर होता है। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं ममता दी को, ममता दी आप चलिए, अब सिंहासन खाली कीजिए। जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा आ रही है, टीएमसी जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, आप इस सच्चाई को भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहां कितनी हत्या हुई है। मुझे हम समीक चटर्जी जी, समीक भट्टाचार्य जी बतला रहे थे, 3,000 से अधिक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जानें गई हैं। कैसे कोई इसे बर्दाश्त कर सकता है? अन्य सारे लोगों की कितनी जानें गई होंगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोगों ने दिल्ली से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहां पर भेजी थी बहनों भाइयों, और उन्होंने पाया कि अल्ता बोरिया गांव दलित बहुल गांव है। उस गांव में, इस गांव के लोग टीएमसी के आतंक और अत्याचार के कारण अपना घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, भाग गए हैं वहां के लोग, यह मुझे बतलाया गया है। और इतना ही नहीं, पता चला है कि ग्रामीणों के सामान, मवेशी सब टीएमसी के लोगों ने लूट लिए। ऐसा जंगल राज, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बहनों भाइयों, बंगाल के नौजवानों को मिलने वाला यह अवसर घुसपैठिए छीन रहे हैं। जमीनों पर घुसपैठियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। बंगाल की जनता सेकंड क्लास सिटीजन बन गई है। कैसे भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त कर सकती है? बहनों भाइयों, हम भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करना चाहते जैसे ममता बनर्जी करती हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम किसी पर न जुल्म ढाएंगे, न किसी प्रकार का कोई जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तृणमूल कांग्रेस के लोग इस काम के ऊपर
रामकृष्ण मठ के ऊपर, भारत सेवा आश्रम के ऊपर लगातार यह आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों पर कैसी हुकूमत है यहां पर? बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि बंगाल जैसी महान धरती को बचाने का चुनाव है। इसलिए आपसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की मैं अपील करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, इस बंगाल को नुकसान टीएमसी ने किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है, और मेरे बहनों भाइयों कांग्रेसियों ने भी किया है। ममता दी के राज्य में एसएससी घोटाला होता है, टीटी घोटाला होता है, इतना ही लॉटरी घोटाला होता है, शारदा नारदा घोटाला होता है, चिट फंड घोटाला होता है। और बहनों भाइयों, इस समय एक कार की जो घटना हुई है मेडिकल कॉलेज वाली, बहनों भाइयों, उससे तो स्वाभाविक रूप से हर हिंदुस्तानी का मस्तक शर्म से झुक जाता है। हालात अजीबोगरीब हैं। ममता सरकार की भ्रष्टाचार और घोटाले की जननी है। मैं कहना चाहता हूं कोयला तस्करी सच सामने आने लगा है, बेहद गंभीर है। ममता दी फाइलें लेकर भग जाना, इससे अपराध को छिपाया नहीं जा सकता। मेरे बहनों भाइयों, कानून अपना काम करेगा, जो दोषी है वह दंडित होकर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकती। सच्चाई की चाल धीमी होती है, सच्चाई की चाल धीमी होती है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बनाई है। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती है। हम सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन हम सेवा की राजनीति करते हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं जाकर आप देख लीजिए। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो कान खोलकर सारी दुनिया सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 2014 में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में चौथे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, और ऐसे ही हमारी सरकार चलती रही। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट, सारे अर्थशास्त्री यह कह रहे हैं जैसे मोदी जी सरकार चला रहे हैं ऐसे ही सरकार चलती रही तो भारत में इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था का आकार, यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा हमारा भारत। यानी एक अमेरिका होगा, एक चाइना होगा, उसके बाद किसी देश का नाम होगा बहनों भाइयों तो भारत का होगा। मोदी जी ने कभी भी जाति, पंथ और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी ने हर योजना के लिए पश्चिम बंगाल को पैसा दिया है। देश की पहली वंदे मातरम ट्रेन भी, देश की पहली वंदे मातरम ट्रेन भी चलाने की बात आई तो मोदी जी ने पश्चिमी बंगाल में वह वंदे मातरम ट्रेन चलवाई। मेरे बहनों भाई, सरकार यहां न होने के बावजूद यहां को प्रायोरिटी दी उन्होंने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अटल पेंशन योजना, शौचालय निर्माण, मकान निर्माण, हर चीज के लिए, हर घर नल, हर घर जल, हर चीज के लिए पैसा दिया। कहां चला गया वो पैसा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने गैस सिलेंडर भेजा था, गरीबों के लिए गैस सिलेंडर आपको मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। किसने भेजा है? किसने भेजा है? आज बतलाइए तेजी से। मोदी जी ने भेजा है मेरे बहनों भाइयों। और बहनों भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो आपने देखा, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाइयों,
पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर भारत में पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। और बहनों भाइयों, उसमें यह निर्णय लिया गया हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उन बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर ऑपरेशन। और आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। मैं आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, बंगाल का भविष्य बदल रहा है। और इस बार का चुनाव केवल साधारण चुनाव नहीं है। यह आजादी, आपको आजादी मिलेगी। जिस तरीके से लोग यहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उससे आपको आजादी मिलेगी। बंगाल को यह बचाने का चुनाव है, इसलिए मैं अपील करने आया हूं। आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। और इस बार की चुनाव, इस बार की लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच है मेरे बहनों भाइयों। और इस बार की लड़ाई पश्चिम बंगाल के नौजवानों का भविष्य बनाने की लड़ाई है बहनों भाइयों, यह भी कहने आया हूं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और इस समय सारे विश्व की हालत कैसी है आप देख रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान, किस तरीके का इस समय युद्ध चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसको भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं बहनों भाइयों। लेकिन भारत तो शांति का पुजारी है। जैसे रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने रूस से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की, अमेरिका के भी राष्ट्रपति से बात की। 4 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और यूक्रेन से 10 लाख की संख्या में नौजवानों को बाहर निकालने में हमने कामयाबी हासिल की थी। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। और आपको तो मैं कहूंगा, समिक भट्टाचार्य जैसा तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष मिला है, जिसके भाषण को आपने भी सुना है बहनों भाइयों। एक अच्छी खासी टीम इनके साथ काम कर रही है। इन लोगों का संकल्प है कि हम पश्चिम बंगाल का भविष्य बनाएंगे और 10 से लेकर 15 वर्षों के अंदर पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात पैदा करेंगे ताकि पश्चिमी बंगाल की शोहरत केवल भारत की सीमाओं तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक जाए। इसलिए आप यदि समर्थन देना चाहते हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए। यही अपील करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।